दूध जलने की अजीब सी गंध पाकर मेरा माथा ठनका। मशीन छोड़कर रसोई में झांका तो देखा दूध उफन उफन कर चूल्हे में जा रहा है और सुमी का कहीं पता नहीं। सुमी, मैंने चूल्हे से लकड़ी खींचते हुए आवाज़ दी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं अनायास ही बैठक की ओर मुड़ गई। सुमी खिड़की के पास खड़ी अपलक सड़क की ओर निहार रही थी। तू यहाँ खड़ी है और उधर दूध। दीदी को शायद फिर कोई देखने आए हैं, उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा। अच्छा, अब तो मुझे भी कुतूहल हुआ। देखा, दद्दू की आलिशान गाड़ी के साथ एक और भी खूबसूरत कार सड़क पर खड़ी है। योगेश कार के दरवाजे पर सबकी आगवानी कर रहा था और दद्दू सीढ़ियों पर हाथ जोड़े खड़े थे। जब सब लोग साथ वाले मकान में अदृश्य हो गए तो मैं वापस मशीन पर आकर बैठ गई। सुमी भी मेरे साथ चली आई, पर अब सिलाई में मन नहीं लग रहा था। लड़का कौन सा था रे? वह नीले सूट वाला या हरे स्वेटर वाला? मैंने कहा। तुम भी माँ गजब करती हो। जीजी के लिए वह स्वेटर वाला कैसे लगेगा, ज़रा सोच लो तो। सुमी ठीक ही कह रही थी। राजे के 5.5 फुटी कद के सामने अच्छे अच्छे लड़के भी बोन लग उठते थे। कितने ही जगह सिर्फ इसी कारण रिश्ता नहीं हो सका था। तब से लड़के की ऊंचाई का खास ध्यान रखा जाता था। सोचते सोचते मन हठात उदास हो आया। 2 साल पुरानी वह बात याद आ गई। कितना अच्छा घर था। लड़का इंजीनियर, बाप डिप्टी कमिश्नर। ऊंचाई 5 फुट 8.5 इंच थी। फिर भी राजी के सामने जर्रा सा लग रहा था और राजी ने मना कर दिया था। दूसरे दिन योगेश घर पर आया था। पहले तो उसने राजी को खूब कोसा था, फिर बोला, चाची जी, इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने देना नहीं चाहते पिताजी। उन्होंने कहा है कि सुमी के लिए बातचीत कर ली जाए। अभी 2 दिन और वे लोग शहर ही में रहे हैं। देखने दिखाने का कहें तो इंतजाम ही हो भी सकता है। मेरे मुंह में तो जैसे पानी भर आया। बड़ी आशा से सुमी के पिताजी की ओर देखा, पर इन्होंने बड़ी विद्रूप मुस्कुराहट के साथ कहा था, योगेश, अपने पिताजी से कहना अपनी बेटी की जूठन यहाँ न भेजे। सुमी का बाप अभी जिंदा है। योगेश अपना सा मुंह लिए लौट गया था। बड़ी शान से कह दिया था कि उसका बाप जिंदा है। बाप ऐसे ही तो होते हैं। 2 साल में कितने लड़के देखे हैं। दुद्दू को देखो, सारा हिंदुस्तान छान मारा है। कहाँ कहाँ से लड़के ढूंढ लाते हैं, पर राजी की कुंडली में पता नहीं कैसा योग है। कहीं उसकी ऊंचाई आड़े आ जाती है तो कहीं AA की डिग्री। कभी जीजी को घर पसंद नहीं आया, कभी राजी को वर, और दद्दू या योगेश फिर घूमना शुरू कर देते हैं। जब भी वे लोग कोई लड़का नापसंद कर देते हैं तो मेरा मन उस बच्चे की तरह दुखी हो जाता है जो खुद खरीद कर मिठाई खा नहीं सकता, दूसरों की फेंकी हुई उठा नहीं सकता और तरस कर रह जाता है। इन सब बातों को सोच सोच कर आजकल मेरी आंखें अपने आप ही भर आती है और किसी काम पर बैठना कठिन हो जाता। तो दिन भर बाहर रहते, दिन भर इतनी बड़ी लड़की आंखों के सामने रहने पर मेरी छाती में कैसा क्या होता रहता है, इन्हें क्या पता। कहते हैं तुम नाहक फिक्र करती हो। आजकल तो 25 साल से पहले कोई लड़कियों की शादी की बात सोचता भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये लड़कियां क्या दिन भर इस तरह घर में बैठी रहती है? लड़की को कॉलेज आप भेज नहीं सकते, खर्च नहीं पूरा पड़ता, इसलिए नौकरी नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे आपकी बेइज्जती होती है। फिर वो बेचारी क्या करे दिन भर? माँ के साथ खाना बनवाए, सिलाई करवाए, या माँ दुद्दू आ रहे हैं। कौन? मैंने अपने विचार तंद्रा से जागते हुए सुमी से प्रश्न किया। दुद्दू आ रहे हैं, पिछले रास्ते से छत पर होकर आ रही है। मैं तो अवाक रह गई। दुद्दू पता नहीं कितने सालों बाद इस घर में आए थे। 4-5 साल पहले मुनीश बहुत बीमार हो गया था, तब आए थे बड़े डॉक्टर को लेकर। बहू,
रसोई की चौखट पर खड़े होकर दद्दू ने आवाज़ दी। मैंने माथे तक पल्लू खींचकर उनके पाँव छुए और एक और खड़ी हो गई। बहू, जरा सुम्मी को तैयार करके मेरे साथ भेज दो। राजी को देखने ढेर सारे मेहमान आ गए हैं। उसकी माँ बाहर मेहमानों के पास बैठी है। योगेश की बहू रसोई में अकेली है। सुम्मी साथ रहेगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा, उन्होंने कहा। मैंने सुम्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में इनकार साफ झलक रहा था। मैंने आंखों से उसे आदेश दिया और वह पैर पटकती हुई तैयार होने चले आए। दद्दू को मैंने एक मोड़ा खींच कर दिया और सुम्मी के पीछे पीछे चली आए। यह सोच कर कि ऐसा न हो सिलबिल सी चली जाए और जीजी को उसका रिश्ता बताते हुए शर्म लगे। 4 औरतें बाहर की आई थी। क्या पता कोई घर देखने के बहाने रसोई तक भी आ जाए। सुम्मी तो जैसे भरी बैठी थी। मुझे देखते ही भड़क उठी। उनके सब नौकर चाकर मर गए क्या जो हमें याद किया गया है? हम नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कहते पगली, वे खुद चलकर बुलाने आए हैं। वैसे ही कोई ज़रूरत पड़ गई होगी, नहीं तो भला आज तक अभी ऐसा हुआ? मैंने उसे समझाया। तब बड़े बेमन से उसने अपना संदूक खोला। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। अपने मामा की दी हुई बैंगनी रंग की अंबिका सिल्क पहनकर जब वह बाहर आई तो गले में जैसे कुछ अटक सा गया। हाथ में, गले में, सारे शरीर पर कहीं सोने का एक तार भी नहीं था। फिर भी लड़की जैसी लक्ष्मी का रूप लेकर ही इस धरती पर आई थी। याद आया, यह छोटी थी तो दद्दू उसे राजलक्ष्मी की जोड़ी के लिए भाग्यलक्ष्मी कहते थे। राजी तो सचमुच राजलक्ष्मी है, पर मेरी यह अभागी बिटिया वह नाम जैसे उसका उपहास ही बन गया था। दद्दू के साथ उसे बेचकर मैं पता नहीं कितनी देर सुम्मी की ही बात सोचती रही। वो पूरे 4 साल बाद उस घर में कदम रख रही थी। अलग होने के बाद इन 2 घरों में ही नहीं, हम लोगों के दिलों में भी दीवार खड़ी हो गई थी। तब से मैंने सिर्फ योगेश की शादी में ही वहाँ पाँव दिया था। उस समय भी उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार की ऐसी सौगात पाई थी कि दोबारा जाने की इच्छा ही न हुई थी। फिर भी मैं होली, दिवाली, दशहरा और संक्रांति पर बच्चों को बड़ों के पैर छूने भेजती। राखी, भाई दूज पर लड़कों को अवश्य भेजती, जिसके कोई यह न कहे कि देने के डर से मुँह छिप गए हैं। दिया हुआ सब दुगना करके योगेश, लोकेश, सुम्मी के बहाने लौटा जाते। अजीब से संबंध हो गए थे, न छोड़ते बनता न निभाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हुए समझने लगे कि उस घर में वे लोग हिकारत से देखे जाते हैं। सबसे पहले सुम्मी ने वहाँ जाने से इनकार किया। दूसरे वर्ष मुनीश ने भी उसका अनुकरण किया। गिरीश और सतीश तो अभी छोटे थे, पर इस साल से हरीश भी विद्रोही दल में शामिल हो गया था।